Hello everyone. In continuation with the lecture series of vegetable production technology, I will continue with the cucurbitaceous crops which includes the lecture 13. So, about the cucurbitaceous crop which includes cucurbits like cucumber, pumpkin, summer squash, bitter gourd, water gourd or many other gourds, even ash gourd. So, these cucurbits includes the very important and a big group of vegetable crops and these can be grown during the समर सीज़न यानी कि कुकुरबिट्स जो हैं एक बहुत ही लार्जेस्ट जेनरा से इंक्लूड रहते हैं। इनमें लगभग 850 स्पीशीज़ पाई जाती हैं अमंग द डिफरेंट जेनरास और जनरली कुकुरबिट्स को हम समर सीज़न में ही ग्रो करते हैं। देन cucurbits includes a wide range of vegetables which can be either used as a salad or pickling purpose यानी कि vegetables को जो कि cucurbits में includes रहती हैं या तो हम इनमें सैलेड की तरह यूज़ कर सकते हैं, पिकलिंग पर्पस से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कुकुम्बर क्योंकि इसमें वाटर का जो कंटेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है एंड कुकिंग पर्पस के लिए ऐश गॉर्ड, बिटर गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं एंड देन कैंडिड और प्रिजर्व फॉर्म में ऐश गॉर्ड का यूज़ किया जाता है एंड मस्क मेलन और वाटरमेलन को एज अ डेजर्ट फ्रूट भी हम ले सकते हैं। सो कुकुरबिट्स जो हैं कुकुरबिटेशियस फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनमें बहुत ही डिफरेंट जेनरा पाए जाते हैं जैसे कि मैंने बताया लगभग 850 जेनरा एंड most of them are monoecious in character and few are dioecious in character. Monoecious का मतलब है कि जो मेल और फीमेल पार्ट रहते हैं वो on the same plant but the part male and female may be in a different inflorescence. So then the cucurbits may be hermaphrodite. Andromonoecious cultivars means andromonoecious means कि male and both male and female flowers may be included in these vegetable crops और इनके लिए जो कल्चरल रिक्वायरमेंट्स यानी कि सॉइल, क्लाइमेट और जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जिन्हें हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कहते हैं वो लगभग सिमिलर रहती हैं। देन हिमाचल प्रदेश में जनरली कुकुम्बर, बिटर गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड, समर स्क्वैश जैसी क्रॉप्स को कमर्शियल स्केल पे ग्रो किया जाता है। देन कुकुरबिट्स के अंडर जो एरिया है वो लगभग 2584 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है और जो एनुअल प्रोडक्शन है वो अब जो रीच हो गई है वो लगभग 80,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस की बात की जाए। देन अबाउट द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स, कुकुरबिट्स में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं along with the cucumber and about its scientific name and origin जैसे कि कुकुम्बर का जो साइंटिफिक नेम है वो कुकुमिस सटाइवस है। इंडिया इसका ओरिजिन है और क्रोमोसोम नंबर इज़ 2n=14। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ जो कि इंडियन कंडीशंस में ग्रो की जाती हैं और कुछ वेराइटीज़ जो हिमाचल प्रदेश के कंडीशंस में ग्रो की जाती हैं उनके बारे में बताऊंगी। जैसे कि इंडियन कंडीशंस के लिए जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट 8, पूसा संयोग, F1 हाइब्रिड, पॉइंसेट जो कि रेजिस्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्राकनोज एंड एंगुलर लीफ स्पॉट जैसी डिजीज़ के लिए। देन शीतल जो कि दापोली से रिलीज्ड वैरायटी है। देन प्रिया जो है IAHS वैरायटी जो रिलीज़ की गई है वो रेजिस्टेंट है स्कैब्स के लिए। एंड देन पूना खीरा, बालम खीरा, खीरा 75 एंड खीरा 90। These are the varieties which can be suitably grown under the Indian conditions. Then for the Himachal Pradesh conditions, खीरा 75, खीरा 90, पॉइंसेट, पूसा संयोग, स्ट्रेट 8, जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन, खीरा, सोलन हाइब्रिड 1 एंड सोलन हाइब्रिड 2। अबाउट द बॉटल गॉर्ड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लेजिनेरिया सिसरेरिया एंड ओरिजिन है अफ्रीका। 2n=22 क्रोमोसोम नंबर है।
Varieties for Indian conditions: Arka Bahar, which is resistant to blossom and rot; Pusa summer prolific long; Pusa summer prolific round; then Pusa Meghdoot, which is F1 long fruited hybrid; Pusa Manjari, F1 round fruited hybrid. तो पूसा नवीन, पूसा संदेश एंड पूसा हाइब्रिड 3, जिसके जो फ्रूट्स रहते हैं स्ट्रेट फ्रूट्स होते हैं एंड विदाउट एनी नेक; पंजाब राउंड, पंजाब कोमल, पंजाब लॉन्ग एंड वॉर्ड F1 हाइब्रिड एंड देन स्वाति। तो बहुत बार जो JRF SRF के क्वेश्चंस में रहता है कि कौन सा जो बॉटल गॉड का वैरायटी है या हाइब्रिड है जो कि राउंड फ्रूटेड F1 हाइब्रिड है, तो वो होगा पूसा मंजरी एंड पूसा मेघदूत जो रहेगा वो लॉन्ग फ्रूटेड हाइब्रिड रहेगा। फॉर द हिमाचल प्रदेश कंडीशंस, हिमाचल प्रदेश में कौन सी वेराइटीज़ को ग्रो किया जाता है जनरली, वो है पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा मेघदूत, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मंजरी एंड पंजाब राउंड। देन बिटर गॉड, जिसे कि हम करेला कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है मोमोडिका चेरेंशिया और ओरिजिन है ट्रॉपिक्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड क्रोमोसोम नंबर है 2n=22। About the important varieties of Indian situations are अर्का हरित, पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष जो कि ड्वार्फ वाइन वेराइटी है, देन पूसा हाइब्रिड 1, कोयम्बटूर लॉन्ग VK1 जो कि प्रिया है जिसे हम प्रिया के नाम से जानते हैं, देन MDU1 पंजाब 14, कल्याणपुर बारामासी, सोलन हरा एंड सोलन सफ़ेद। सो ये वेराइटीज़ जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं इंडियन सिचुएशंस के लिए। देन हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यतः 2 वेराइटीज़ ग्रो की जाती हैं वो हैं सोलन हरा एंड सोलन सफ़ेद। देन अबाउट द स्पॉन्ज गॉड, स्पॉन्ज गॉड का साइंटिफिक नेम है लूफा सिलिंड्रिका, इंडिया ओरिजिन है और क्रोमोसोम नंबर है 2n=26। 2 इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं पूसा चिकनी एंड पूसा सुप्रिया। देन रिच गॉड का जो साइंटिफिक नेम है वो है लूफा एक्यूटेंगुला एंड ओरिजिन इंडिया है और क्रोमोसोम नंबर 2n=26। देन वेराइटीज़ जो हैं पूसा नस्तार रिच गॉड की, पूसा सदाबहार, अर्का सुमित, अर्का सुजत एंड सतपुतिया हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर रिलेटेड वेराइटी है रिच गॉड की। तो JRF और नेट के क्वेश्चंस में हमेशा रहता है कि कौन सी वैरायटी है रिच गॉड की जो कि हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स रहते हैं जिसमें, तो वो है सतपुतिया। देन ऐश गॉड, जिसे कि हम साइंटिफिकली बेनिनकासा हिस्पिडा के नाम से जानते हैं, जापान और जावा इसका ओरिजिन है और क्रोमोसोम नंबर है 2n=24। देन वेराइटीज़ जो हैं CO1, CO2, S1 PAU से रिलीज्ड वेराइटी है पूसा उज्ज्वल, देन करी कुंबाला एंड बुढ़ी कुंबाला, देर आफ्टर APAU शक्ति वेराइटीज़ हैं ऐश गॉड की। स्नेक गॉड की वेराइटीज़ हैं CO1, CO4, TA19 एंड चिचिंदा। स्नेक गॉड को हम साइंटिफिकली ट्राइकोसेंथिस एंगुइना के नाम से जानते हैं और इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया है एंड क्रोमोसोम नंबर 2n=24। देयर आफ्टर समर स्क्वाश, कुकुरबिटा पेपो साइंटिफिक नेम है एंड 2n=40 क्रोमोसोम नंबर है इसका। एंड अबाउट द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ पूसा अलंकार, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, पंजाब 56 कद्दू 1, अर्ली येलो प्रोलिफिक। तो ये वेराइटीज़ जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं समर स्क्वाश की। देन वाटरमेलन का नेम है साइंटिफिक नेम सिट्रुलस लुनेटस, ओरिजिन है अफ्रीका और क्रोमोसोम नंबर है 2n=22। इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ वाटरमेलन आर अर्का ज्योति, F1 हाइब्रिड, अर्का मानिक, रेजिस्टेंट टू एंथ्रेक्नोज, PM पाउडरी मिल्ड्यू, DM डाउनी मिल्ड्यू। देन शुगर बेबी, देर आफ्टर पूसा बिदाना, दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर, इम्प्रूव्ड शिपर, स्पेशल नंबर 1 अशाही यमाटो। देन मस्क मेलन, जिसे कि हम खरबूज के नाम से जानते हैं, वो है कुकुमिस मेलो,
ओरिजिन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड हॉट वैल्यूज ऑफ ईरान। क्रोमोसोम नंबर है 2n=24। कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं अर्का जीत विच इज़ रेजिस्टेंट टू फुजेरियम विल्ट, अर्का राजहंस देन रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, हिसार मधुर फ्री फ्रॉम डाउनी मिल्ड्यू एंड दुर्गापुर मधुर which is resistant to fusarium wilt and RM43 पंजाब सुनहरी, पंजाब हाइब्रिड, हरा मधु, पंजाब रसीला जो कि रेजिस्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, पूसा शरबती, पूसा मधुरस एंड पूसा रसराज जो कि F1 हाइब्रिड है मस्क मेलन का। तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ को डिस्कस किया गया अबाउट डिफरेंट कुकुरबिट्स और उनके क्रोमोसोम नंबर्स, साइंटिफिक नेम और ओरिजिन के बारे में बताया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है जो कि रिवील करेगा एक इम्पॉर्टेंस को जो कि हमारी JRF और SRF के एग्ज़ाम्स में हमेशा देखने को क्वेश्चंस पाए गए हैं इन क्रॉप्स में से। देन अबाउट द क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सबसे पहले मैंने बताया कि ये क्रॉप्स जो हैं जनरली समर सीज़न की क्रॉप्स रहती हैं यानी कि वार्म सीज़न की क्रॉप्स हैं एंड दिस क्रॉप डजंट विथस्टैंड इवन लाइट फ्रॉस्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि फ्रॉस्ट और स्ट्रॉन्ग विंड्स को सहन करने की क्षमता नहीं होती इन क्रॉप्स में। देयर आफ्टर कुकुम्बर जो कि स्लाइटली कूलर वेदर को भी टॉलरेट कर सकता है एज कम्पेयर टू मेलन्स। देन सीड की जो जर्मिनेशन है उसके लिए टेम्परेचर रहता है लगभग 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे। Then seed gives satisfactory germination at 18 degrees Celsius and the speed of germination increases with increase in temperature till 30 degrees Celsius, यानी कि सीड की जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो जर्मिनेशन की स्पीड है वो इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जब तक कि टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। देन जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन के लिए डे का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना बहुत ही ज़रूरी है एंड बेस्ट टेम्परेचर जो जिसे कि हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो लगभग 18 से 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। कुकुरबिट्स जैसी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अबंडेंट सनशाइन और लो ह्यूमिडिटी जो है आइडियल रहती है। स्पेसिफिकली अगर कुकुम्बर की बात की जाए देन कुकुरबिट्स जो हैं वो लगभग डे टेम्परेचर रहता है कुकुरबिट्स को ग्रो करने के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब मेलन्स की बात की जाए तो मेलन्स प्रेफरेबली ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि हाई टेम्परेचर को ही सहन कर सकते हैं, उसी पे अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपरली शो कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर द फ्रूट डेवलपमेंट। और जो डे टेम्परेचर है वो लगभग 35 to 40 डिग्री सेल्सियस रहता है मेलन्स के केस के में एंड देन कूल नाइट्स और वार्म डेज। जनरली कूल नाइट्स और वार्म डेज का जो रोल है वो क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स के साथ है यानी कि स्वीटनेस और टेस्ट्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुकुरबिट्स। यहाँ पे क्लाइमेट की बात की गई तो यहाँ पर क्लाइमेट में सबसे पहले आपने टेम्परेचर को डिस्कस करना है कि सीड जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर रहता है और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सीड जर्मिनेशन का। देन कुकुरबिट्स को ग्रो करने के लिए डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर की बात करनी है। तो इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं क्लाइमेट ऑफ कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स। देन अबाउट द सॉइल, यानी कि कौन से सॉइल है जिनमें हम कुकुरबिट्स को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो कुकुरबिट्स एक ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि सक्सेसफुली किसी भी तरह की सॉइल्स में रिगार्डिंग है सैंडी टू हैवी क्ले सॉइल्स में ग्रो कर सकते हैं। प्रेफरेबली जो सैंडी और सैंडी लोम सॉइल्स हैं उनका यूज़ अर्लीनेस के लिए किया जाता है यानी कि प्लांट्स में जो फ्रूट्स की प्रोडक्शन है वो अर्ली हो। देन लोमी, सिल्ट लोमी एंड क्ले लोमी सॉइल्स को जनरली हायर इल्ड के लिए ग्रो किया जाता है। देयर आफ्टर सॉइल रिएक्शन जो है जिसे कि हम pH कहते हैं, pH लगभग 5.5 to 6.7 वेरी करती है कुकुम्बर की क्रॉप के लिए और
अदर कुकुरबिट्स के लिए, अदर जैसे बिटर गॉड, बॉटल गॉड, ऐश गॉड, पम्पकिन, समर स्क्वैश, अदर गॉड्स के लिए जो पीएच है वो 5.8 या 7.5 के बीच लाई करती है। और जो सॉइल्स हैं वो वेल ड्रेन्ड सॉइल्स रहनी चाहिए। देन अबाउट द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में सबसे पहले सोइंग टाइम। तो जनरली अलग अलग एरियाज़ में, यानी कि इंडियन सिचुएशंस में अगर नॉर्थ प्लेन्स की बात की जाए एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात की जाए, साउथ और सेंट्रल रीजन्स की बात की जाए, तो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में जो टेम्परेचर है और जो सोइंग टाइम है वो वेरी करता है। उसी के अकॉर्डिंगली जो सोइंग टाइम है उसे जस्टिफाई किया गया है इसमें। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में जनरली कुकुरबिट्स को हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। सोइंग जो रहती है विंटर सीजन में रहेगी, और जो विंटर सीजन में सोइंग करेंगे हम नवंबर के मंथ में। देन गार्डन सॉइल्स में अगर हमें कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स को ग्रो करना है तो सोइंग टाइम रहता है फरवरी। मेलन्स के लिए जो स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में टेम्परेचर है या फिर जो सोइंग टाइम है वो रहेगा वार्म और ड्राई वेदर फॉर फ्रूट डेवलपमेंट, जो कि नवंबर टू फरवरी तक देखा जा सकता है। देन रेनी सीजन की क्रॉप अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में लेनी है तो सोइंग कुकुरबिट्स की करेंगे हम। जनरली जो रेनी सीजन रहता है उसमें हम एक ही कुकुरबिट, जिसे कि बिटर गॉड को कहते हैं, बिटर गॉड यानी कि करेला, उसे हम जून और जुलाई के मंथ्स में ले सकते हैं। देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की जाए जहाँ पर कुकुरबिट्स को सोइंग की जाती है नवंबर से लेके मार्च तक, जब जो टेम्परेचर रहता है या फिर जो वेदर रहता है वो प्रेफरेबली ड्राई वेदर रहता है। देयर आफ्टर साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, जहाँ पर विंटर जो है वो ज़्यादा सिवियर और लॉन्ग नहीं रहती, तो वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर हम इन क्रॉप्स को ले सकते हैं, यानी कि नवंबर में सोइंग की जाती है और फेब से लेके मार्च तक या मार्च से लेके अप्रैल तक क्रॉप को लिया जा सकता है। देन इन नॉर्थ इंडियन हिल्स में अगर बात की जाए, सबसे पहले मैंने प्लेन्स में कहा था, देन अबाउट था नॉर्थ इंडियन हिल्स, जहाँ पर जो सोइंग रहती है उसकी स्टार्टिंग रहेगी अप्रैल से मई तक और क्रॉप जो ओवर होगी वो अगस्त से सितंबर तक। देन वेस्टर्न इंडियन कंडीशंस की बात की जाए तो वहाँ पर जो क्रॉप्स की कुकुरबिट्स क्रॉप्स की सोइंग रहेगी वो सितंबर से लेके फरवरी तक होगी। देन अबाउट द इम्पॉर्टेंट सोइंग टाइम फॉर हिमाचल प्रदेश कंडीशंस, जो कि लो हिल्स, मिड हिल्स और हाई हिल्स में वेरी करेगा। तो लो हिल्स में हम नवंबर में सीड सोइंग करेंगे, स्पेसिफिकली पॉलीबैग्स में अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, और तब हम प्लांटिंग जो करेंगे या जिसे हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं वो अलॉन्ग विद द सॉइल बॉल ओपन फील्ड कंडीशंस में करेंगे, जब जो फ्रॉस्ट का पीरियड रहता है वो लगभग ओवर हो जाता है। सोइंग जो है जब हम सोइंग करेंगे और देन वी विल गो फॉर द ट्रांसप्लांटिंग, तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो बेस्ट स्टेज रहती है वो है टू ट्रू लीफ स्टेज, यानी कि इसी स्टेज पे हम सोइंग को प्रेफरेबली ट्रांसप्लांटिंग को जो है वो कंसिडर करते हैं। देन इस प्रैक्टिस से हमें अर्ली क्रॉप मिलेगी कुकुरबिट्स की, जिसकी वजह से जो नेट रिटर्न रहेगा वो भी हाई रहेगा फार्मर्स के लिए। देन फेब मार्च में भी सोइंग की जा सकती है और जून में भी हम समर स्क्वैश को नहीं ले सकते, प्रेफरेबली जबकि जो अदर कुकुरबिट्स हैं उन्हें लिया जा सकता है। देन मिड हिल्स के लिए सोइंग टाइम रहेगा मार्च से लेके मई तक। देन हाई हिल्स में अप्रैल से मई तक। देयर आफ्टर यहाँ पर अलग अलग कुकुरबिट क्रॉप्स को डिस्कस किया गया है फॉर द अकॉर्डिंग टू देयर सीजन और सीड रेट एंड स्पेसिंग कितनी चाहिए एंड देयर आफ्टर फूड यील्ड कितनी है इन क्रॉप्स की। कुकुम्बर को पर्टिकुलरली समर और रेनी सीजन की क्रॉप में लिया जाता है और सीड रेट 2.5 to 3.5 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग रहेगी 1.5 to 0.69 to 0.690 मीटर एंड फ्रूट यील्ड है 250 to 300 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। देन बॉटल गॉड जो है समर सीजन की क्रॉप है और सीड रेट 4 to 5 kg पर हेक्टेयर वेरी करेगा।
here is the spacing for wattle gourd and fruit yield 300 to 400 क्विंटल पर हेक्टेयर। बिटर गॉर्ड जिसे कि स्पेसिफिकली हम रेनी सीजन की क्रॉप में ही कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए सीड रेट रहेगा 4 to 6 kg पर हेक्टेयर एंड स्पेसिंग 1.5 to 2.5 से लेके 0.6 से 1.20 तक वेरी करेगी एंड जो फ्रूट यील्ड है वो है 150 to 200 क्विंटल पर हेक्टेयर। देन समर स्क्वाश जो कि ड्वार्फ समर स्क्वाश रहती है, छप्पन कद्दू जिसे हम कहते हैं, उसे हम जनरली समर और रेनी सीजन में लेते हैं और इसका जो सीड रेट है वो 8 से 10 kg पर हेक्टेयर वेरी करेगा और जो फ्रूट यील्ड है लगभग 250 to 300 क्विंटल पर हेक्टेयर है। यील्ड जो है डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज और डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली। एंड देन वाटरमेलन और मस्क मेलन जिसे कि हम समर सीजन की क्रॉप में कंसिडर करते हैं, सीड रेट वाटरमेलन के लिए 3 to 4 kg पर हेक्टेयर एंड मस्क मेलन के लिए 1.5 to 2 kg per hectare. Then here is the spacing for watermelon and muskmelon, and the fruit yield varied from 300 to 500 quintal per hectare for watermelon and muskmelon 150 to 200 quintals per hectare. Ridge gourd और sponge gourd एंड स्नेक गॉर्ड एंड ऐश गॉर्ड को हम स्पेसिफिकली समर और रेनी सीजन की क्रॉप में कंसिडर करते हैं और इनका जो सीड रेट है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप। एंड देन द फ्रूट यील्ड लगभग आप देख सकते हैं कि 100 से लेके 200 क्विंटल्स तक ही वेरी करती है गॉर्ड्स की जो यील्ड रहती है। चाउचो एक ऐसी क्रॉप है जिसे हम मुख्यतः सिंगल सीडेड फ्रूट से ग्रो करते हैं, यानी कि विविपेरी जर्मिनेशन है और विविपेरी का मतलब है कि जहाँ पर जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा इनसाइड द फ्रूट और अटैच रहेगा पेरेंट ट्री के साथ। देन अबाउट द कुकुरबिट्स में जनरली हम इन सिटू मेथड ऑफ सोइंग को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि कुछ एरिया जो कि नॉर्थ इंडियन एरियाज़ रहते हैं और जो नॉर्थ इंडियन प्लेन और हिल्स रहते हैं वहाँ पे अगर हमें फ्रूटिंग को एडवांस करना है यानी कि फ्रूटिंग को अर्ली लेना है तो सीडलिंग्स को जनरली हम पॉलीथीन ट्यूब्स में ग्रो करते हैं या प्रोट्रेज में। देन प्लांटेशन को जनरली फील्ड में ओपन फील्ड कंडीशंस में किया जाता है जब फेवरेबल टेम्परेचर रहता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और जब भी हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे वो 2 ट्रू लीफ स्टेज पे करेंगे और ट्रांसप्लांटिंग हम सॉइल बॉल जो कि सीडलिंग के साथ अटैच रहती है उसी के साथ ट्रांसप्लांटिंग की जाएगी। देन मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड्स हैं जिससे मेथड से जो कुकुरबिट्स क्रॉप है उनसे लग्जूरियस क्रॉप ली जा सकती है। तो सबसे पहले फरो मेथड। तो फरो मेथड्स जिन्हें कि हम चैनल्स कहते हैं, जहाँ पर लगभग जो स्पेसिंग रहेगी रो टू रो वो मेंटेन करना उस स्पेसिफिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू प्लांट। देन सीड्स आर सोन ऑन वन साइड ऑफ द चैनल, यानी कि सीड्स को हम चैनल के एक साइड में ग्रो करेंगे और या फिर जो दोनों की दोनों फरोज होंगी वहाँ पर सीड्स को ग्रो किया जाएगा और स्पेसिंग जो रहेगी फरो के बीच वो नियरली डबल होगी एज़ कम्पेयर टू बोथ द साइड्स। इरिगेशन जो है फरो मेथड में स्पेसिफिकली फरोज के थ्रू ही की जाती है और जो वाइन्स रहती हैं इस तरह से हम वाइन्स की ट्रेनिंग प्रूनिंग करेंगे सो दैट कि वाइन्स जो हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो वाटर के साथ। देन बेड सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट है विड्थ ऑफ बेड जो कि ऑलमोस्ट डबल रहती है रो टू रो स्पेसिंग के लिए, एंड सोइंग जो रहेगी वो हम करेंगे अलोंग द बेड्स। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सोइंग की गई है around the beds along with each wall of the bed. Then hill system में हम जो है hills बनाएंगे जहाँ पर हम hills को प्रिपेयर करेंगे एक प्रॉपर स्पेसिंग के लिए और पॉइंट को यहाँ पे रेस करेंगे हिल पॉइंट से फ्रॉम द ग्राउंड लेवल सो दैट कि कोई भी वाटर की स्टेग्नेशन ना हो रेनी सीजन के टाइम। देन एट ईच हिल रो सीड्स and later on plant hills are retained. Thereafter staking जो है बहुत ही important ऑपरेशन है कुकुरबिट्स में
जो कि रेनी सीजन के क्रॉप में किया जाता है स्पेसिफिकली, सो दैट कि कोई भी अवॉइड करेंगे, कोई भी डैमेज ना हो वाटर्स की स्टैग्नेशन की वजह से। देन पिट सिस्टम जो है वो हम साउथ इंडियन सिचुएशन में ही फॉलो करते हैं, यानी कि इंस्टेड ऑफ रेजिंग द बेड्स नॉर्मल सरफेस पे ही सोइंग की जाएगी, और जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए परगोला और पंडाल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि कितने खाद और उर्वरक की ज़रूरत है कुकुरबिट्स को। तो फार्म यार्ड मैन्योर FYM 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 100 kg पर हेक्टेयर, P2O5 50 kg पर हेक्टेयर एंड K2O 50 kg पर हेक्टेयर। तो किस तरह से हम इन डोजेस को ट्रांसप्लांटिंग के टाइम या फील्ड प्रिपरेशन के टाइम देंगे, तो उसके बारे में बात करती हूँ। तो फुल डोज ऑफ FYM फॉस्फोरस एंड हाफ डोज ऑफ जो पोटाशियम है और नाइट्रोजन रहेगी सोइंग के टाइम अप्लाई करेंगे, एंड जो रिमेनिंग नाइट्रोजन रहेगी उसे हम टॉप ड्रेसिंग करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में आफ्टर 1 मंथ और या फिर फ्लावरिंग की स्टेज के टाइम, जबकि जो हाफ डोज रहेगी पोटाशियम की वो हम तब अप्लाई करेंगे जब प्लांट की जो है अच्छी सिचुएशन हो, अच्छी ग्रोथ हैबिट रहे। देन अबाउट द 6 एक्सप्रेशन एंड 6 रेशो, जो कि कुकुरबिट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है कुकुरबिट्स में रिगार्डिंग द 6 एक्सप्रेशन एंड 6 रेशो। जनरली जो मेल और फीमेल प्लांट्स रहते हैं, फ्लावर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सेपरेट रहते हैं ऑन द सेम प्लांट, यानी कि डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस पे देखने को पाए जाते हैं। एंड जनरली देयर आर मोर मेल फ्लावर्स वाइल ओनली फीमेल फ्लावर्स बियर्स द फ्रूट। तो मेल फ्लावर्स जो हैं वो शुरू में ज़्यादा देखने को पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल फ्लावर्स, और फीमेल फ्लावर्स में ही जो है वो फ्रूटिंग रहती हैं। तो आइडियल वैरायटी वही रहती है जहाँ पर ज़्यादा फीमेल फ्लावर हो और मेल फ्लावर की रेशो कम हो। तो उन्हीं वैरायटीज़ को हम या उन्हीं लाइन्स को हम ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग पर्पज़ से सेलेक्ट करेंगे। बिगिनिंग में जो मोनोशियस प्लांट्स रहते हैं वहाँ पर सिर्फ मेल फ्लावर बियर होंगे, और जो फीमेल फ्लावर अपीयर रहेंगे, मतलब कि फीमेल फ्लावर्स देखने को पाए जाएंगे, वो थोड़ा लेटर स्टेजेस में देखने को पाए जाएंगे। तो इस तरह से सेक्स एक्सप्रेशन रहती है, और सेक्स रेशो यानी कि कितनी रेशो रहनी चाहिए मेल और फीमेल फ्लावर्स के लिए। देन जो लोअर नोड रहती है वहाँ पर फीमेल फ्लावर्स अपीयर होते हैं मेन स्टेम पे, जिसे कि हम जो वैरायटी है अर्लीनेस यानी कि अर्ली वैरायटीज़ गेन कर सकते हैं। देन अबाउट द सेक्स एक्सप्रेशन एंड सेक्स जो रेशो है वो वेराइटल करेक्टरिस्टिक्स है और मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट और कुछ उससे न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन के साथ बताते हैं कि किस तरह से मेलनेस और फीमेलनेस रहती है। फर्स्टली लो फर्टिलिटी, ज़्यादा कम टेम्परेचर और लॉन्ग नाइट लाइट पीरियड जो कि मेलनेस को इंड्यूस करेगा। देन कुछ गैसेस और केमिकल्स रहते हैं जो कि सेक्स एक्सप्रेशन को भी अफेक्ट करते हैं। देन अबाउट द ग्रोथ रेगुलेटर्स, सबसे पहले ऑक्सिन एंड एंटीऑक्सिडेंट्स जो कि प्रॉपर कंसंट्रेशन पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कुकुरबिटेशियस क्रॉप में तो वो अल्ट्रेशन कर सकते हैं सेक्स फॉर्म्स। देन जिब्रेलिक एसिड की अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ की जाएगी तो मेलनेस की तरफ प्रोट्रूड करेगा, और अगर लो कंसंट्रेशन जो कि 10 to 25 ppm है इस पे अगर यूज़ किया जाएगा तो फीमेलनेस को शो करेगा। अब कितना हमने स्प्रे करना है और कौन सी लीफ स्टेज पे स्प्रे करना है वो भी बहुत डिपेंडेंट है सेक्स एक्सप्रेशन के लिए। तो 2 स्प्रे करेंगे हम लगभग 1 से 2 लीफ स्टेज पे, देन 4 लीफ स्टेज पे along with these concentration 25 to 100 ppm for malic hydrazide, 100 ppm of Na, 200 ppm of ethyl, 3 ppm of boron और molybdenum, जिसकी वजह से जो मेल फ्लावर्स रहेंगे वो सिप्रेस हो जाएंगे यानी कि कम देखने को पाए जाएंगे, एंड जो फीमेल फ्लावर्स की अपीयरेंस रहेगी जिसकी वजह से फ्रूट सेटिंग और फ्रूट यील्ड देखने को मिलेगी वो ज़्यादा होगी अगर इस कंसंट्रेशन पे हम यूज़ कर रहे हैं इन केमिकल्स को, इन ग्रोथ रेगुलेटर्स को। देन सिल्वर नाइट्रेट जो है वो मेलनेस को इंड्यूस करता है। Here are some interculture and weight control practices for cucurbits.
कुकुरबिट्स जो हैं उनमें ज़्यादा इंटरकल्चर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, बट यस थिनिंग जो है प्लांट्स की बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि हम 10 से 15 दिनों के बाद अप्रोच करते हैं और जब सोइंग के बाद हम जो है थिनिंग की तरफ जाएंगे, जब हेल्दी सीडलिंग्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी। देयर आफ्टर बेड्स और रिजेस आर रिक्वायर्ड टू kept weed free in the early stages before vine growth start। वाइन की ग्रोथ से पहले जो है बेड्स और रिजेस जो रहते हैं वो वीड फ्री रहने चाहिए। वीडिंग और अर्थिंग अप हम रेगुलरली करते रहेंगे एंड वीडिंग जो है इन बिटवीन रोज, अगर हम वीडिंग कर रहे हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है फॉर द वाइन ग्रोथ। एंड ओनली जो अटेंशन रखनी है वो बिग वीड्स के लिए रखनी है, बिग लीफ साइज वीड्स के लिए। देन हम कुछ पोस्ट एमरजेंस और प्री एमरजेंस हर्बिसाइड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, वीडिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग कर सकते हैं प्लांट्स की। देयर आफ्टर जो आपके हर्बिसाइड्स हैं जैसे कि फ्लूक्लोरालिन, ट्राइफ्लोरालिन, बेंजोलाइड, इन्हें हम सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं, जिसे कि हम प्री एमरजेंस कहेंगे एट 2 वीक बिफोर सोइंग। देन ब्यूटाक्लोर, क्लोरमेप्रिन और कुछ प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स रहते हैं कुकुरबिट्स क्रॉप्स के लिए। देन इरिगेशन जो है कब कब किस टाइम पे इरिगेट करना है क्रॉप को। तो जैसे कि ये समर सीज़न की क्रॉप है तो स्प्रिंग समर क्रॉप के लिए जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द रेनी सीज़न क्रॉप, क्योंकि रेनी सीज़न में रेन्स की होने की वजह से या रेनफॉल की वजह से जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कम रहती है। तो सॉइल मॉइस्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सीड की जर्मिनेशन या प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली अगर बॉटल गॉर्ड और बिटर गॉर्ड की बात की जाए, जहाँ पर जो सीड की कोट रहती है वो थिक सीड कोट होती है, तो वहाँ पर जो इंश्योर करना है इरिगेशन को, ताकि वहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन से सीड कोट बर्स्ट हो और सीड की जो है जर्मिनेशन अच्छे से हो। देन ridges or hills or beds are to be irrigated a day or 2 days prior to sowing of beds. Then light irrigation is to be given at 4 to 5 days after sowing. तो रिजेस और हिल्स और बेड्स पे जो इरिगेशन करनी है वो लगभग 1 या 2 दिन पहले सोइंग से पहले, और उसके बाद 4 से 5 दिन बाद हमने लाइट इरिगेशन करनी है। फ्लडिंग को हमने अवॉइड करना है सो दैट कि जो ऊपर की क्रस्ट फॉर्मेशन है टॉप की सॉइल में वो ना हो। देन इरिगेशन जनरली 5 से 6 डेज में एक बार इरिगेशन करना इम्पॉर्टेंट है, और इरिगेशन डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर, लोकेशन और टेम्परेचर के ऊपर। देन फ्रिक्वेंट इरिगेशंस जो हैं वो एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जो कि हैवी सॉइल्स में ज़्यादा देखने को पाई जाती हैं, और इस तरह की सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है। देयर आफ्टर इरिगेशन जो है वेट वाइन्स और वेजिटेटिव पार्ट्स में नहीं करनी है, इस तरह से सो दैट कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से डिजीज़ की जो प्रोलिफरेशन हो वो ज़्यादा हो। इरिगेशन स्पेसिफिकली फ्लावरिंग, फ्रूट सेटिंग और फ्रूट डेवलपमेंट स्टेजेस पे ज़्यादा करनी चाहिए ताकि जो यील्ड है वो हमें अच्छी मिले। देन वेटिंग की वजह से ज़्यादा डिजीज़ और रॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह की सिचुएशन को भी अवॉइड करना है और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी है क्रॉप की, और सैनिटेशन मेंटेन करके रखनी है। देन हार्वेस्टिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी क्रॉप के लिए, तो कुकुरबिट्स में राइट टाइम हार्वेस्टिंग का इम्पॉर्टेंट है। देन क्योंकि हम इसमें सीड की तरफ अप्रोच कम करेंगे तो हार्वेस्ट करेंगे कुकुम्बर, बॉटल गॉर्ड, बिटर गॉर्ड, स्नेक गॉर्ड, रिज गॉर्ड और स्पॉन्ज गॉर्ड को जब वो स्टिल टेंडर रहते हैं और यंग हैं और सॉफ्ट सीड्स रहते हैं उनके अंदर। फ्रूट कलर के अकॉर्डिंगली भी हार्वेस्टिंग को हम अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टू येलो। मस्क मेलन जो कि क्लाइमेटिक फ्रूट है, यानी कि राइपनिंग जो है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज भी हो सकती है, तो इस तरह के क्रॉप को हमने तभी हार्वेस्ट करना है जब वो फुली राइप ना हो। तो 2 तरह की स्टेजेस रहती हैं, फुल स्लिप स्टेज एंड हाफ स्लिप स्टेज। फुल स्लिप स्टेज का मतलब है जहाँ पर जो क्रैक्स हैं वो डेवलप होते हैं पेडंकल के ऊपर, जो
जहाँ से जो फ्रूट्स है फ्रूट का बनना स्टार्ट होता है। तो उससे पहले ही हमने जो फ्रूट को हार्वेस्ट करना है फुली राइप होने से पहले। देन हाफ स्लिप स्टेज का मतलब है कि कुछ ही पोर्शन है जो फ्रूट का वो अभी मैच्योर हुआ है और उससे पहले ही हमने उस स्टेज पे हमने हार्वेस्ट करना है फ्रूट्स को। देन वाटरमेलन, वाटरमेलन में फुली राइप मैच्योरिटी का जो साइज है जहाँ पर जो टेंड्रिल्स की विदरिंग हो जाती है उस स्टेज पे हमने हार्वेस्ट करना है। और जो मस्क मेलन का बेली कलर है ग्राउंड के स्पॉट से लेके अप टू द अपर स्पॉट जो कि पेडंकल का रीजन है वहाँ तक, यानी कि ग्राउंड स्पॉट से येलो हो जाएगा। जब भी हम उसको थंप करेंगे देन एक डल साउंड प्रोड्यूस करेगा मैच्योरिटी पे, जिसे कि हम मेटालिक साउंड भी कहते हैं। हियर इज द yield in क्विंटल पर हेक्टेयर फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। अमंग कुकुम्बर जो कि ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ के लिए 100 to 200 क्विंटल पर हेक्टेयर yield रहती है। हाइब्रिड्स के लिए 250 to 400 क्विंटल पर हेक्टेयर एंड बॉटल गॉड 150 to 200 क्विंटल्स पर हेक्टेयर एंड हाइब्रिड्स के लिए 300 to 400 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। बिटर गॉड 150 क्विंटल पर हेक्टेयर एंड हाइब्रिड्स के लिए 200 to 300 क्विंटल पर हेक्टेयर। देयर आफ्टर समर स्क्वाश के लिए 250 to 300 क्विंटल्स पर हेक्टेयर फॉर ओपन फील्ड कंडीशंस या ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज एंड हाइब्रिड्स के लिए 300 to 500 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। देन अबाउट द सीड प्रोडक्शन, सबसे पहले आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड के लिए 1000 मीटर, सर्टिफाइड सीड के लिए 500 मीटर फॉर ऑल द कुकुरबिट्स एंड रोगिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसमें कि हम जितने भी ऑफ टाइप प्लांट्स रहते हैं उन्हें रिमूव करेंगे सेलेक्ट करके। कोई भी ऑब्जेक्शनेबल वीड रहेगा जो स्पीशीज से मैच करेगा या अदर क्रॉप प्लांट्स रहेंगे, अदर अनडिज़ायरेबल क्रॉप प्लांट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उनकी रोगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट कि जो मेन क्रॉप है वो इफेक्ट ना हो। देन अबाउट द रिवर बेड कल्टिवेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट फीचर है कुकुरबिट्स का। तो कुकुरबिट्स में जनरली लॉन्ग टैप रूट सिस्टम होता है, यानी कि वो सबटेरेनियन मॉइस्चर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेस नंबर ऑफ प्लांट्स को हम प्लांट करेंगे एरिया में जहाँ पे हम रिवर बेड कल्टिवेशन कर रहे हैं और जो स्पेसिंग रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो मैक्सिमम सनसाइन की वजह से हॉट और ड्राई वेदर में जब हम रिवर बेड कल्टिवेशन करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड देखने को मिलेगी। और जो कल्टीवेशन है वो लगभग हम मार्च जून से लेके अप्रैल जुलाई तक कैरी आउट करते हैं स्पेसिफिकली फॉर द मेलन्स। देन मेलन्स जो हैं या फिर इंडिया में इंडियन सिचुएशन की बात की जाए जहाँ पर कुकुरबिट्स को हम विंटर सीजन में लेते हैं रिवर बेड्स में, तो इस तरह की क्रॉप्स को जब हम विंटर सीजन में ले रहे हैं जो कि समर सीजन की क्रॉप है तो उसे हम वेजिटेबल फोर्सिंग के नाम से जानते हैं। तो किस तरह से हम रिवर बेड कल्टीवेशन करेंगे, तो इसके लिए पिट्स और ट्रेंचेस बनाएंगे जनरली अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, और एक कन्वीनियंट लेंथ विड्थ हाइट मेंटेन करेंगे और जो डिस्टेंस रहेगा दो ट्रेंचेस के बीच वो 2 से 3 मीटर का डिस्टेंस होगा और 3 से 4 प्री जर्मिनेटेड सीड्स को ही हम प्लांट करेंगे पर पिट। सोइंग से पहले जो ट्रेंचेस होंगे उनके हम मैन्योरिंग करेंगे FIM के साथ, और जितने भी स्प्राउटेड सीड्स रहेंगे उन्हें हम केयरफुली सोइंग करेंगे। उनकी जो सीड्स हैं उनकी हम प्रोटेक्शन करेंगे लो टेम्परेचर से, चिलिंग विंड से। स्पेसिफिकली ग्रासेस का यूज़ करेंगे जो कि सैचरम स्पीशीज़ रहती हैं नॉर्थ साइड में देखने को पाई जाती हैं, जिसकी वजह से सैंड की जो ड्रिफ्टिंग है या फिर वो कम होगी या फिर डगअप जो ट्रेंचेस हैं वो भी कम होगा, क्योंकि ज़्यादा विंड की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ट्रेंचेस के अंदर जो स्प्राउटेड सीड्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। सैचरम स्पीशीज़ जो है प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट द चिली विंड्स, और जो ग्रास स्प्रेड रहती है ओवर द सैंड वाइन्स के ऊपर वो भी प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट द वीड्स। देन सैंड डज नॉट ब्लो ऑफ इन हॉट मंथ्स। देन रिवर बेड में जो स्पॉट वाटरिंग है वो इनिशियल स्टेजेस में की जाती है, और जो फ्रूट्स हमें रिवर बेड कल्टीवेशन में
मिलते हैं, या फिर यील्ड जिसे हम कहेंगे वो लगभग 30 से 50 दिनों में हमें मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फील्ड सोन क्रॉप। देन कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो एसोसिएटेड रहती हैं रिवर बेड कल्टिवेशन के साथ। तो फर्स्टली लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, risk of floods during the winter rains, and occurrence of diseases and insects and fruits having undesirable quality. About the disease management, कौन कौन से diseases हैं जो cucurbitaceous crops को affect कर सकती हैं। powdery mildew, downy mildew, anthracnose, fusarium wilt, fruit rot, collar rot and angular leaf spot। तो यहाँ पे powdery mildew के लिए हम कैराथन, डाउनी मिल्ड्यू के लिए डायथेन, एंथ्रागनोज के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, एंड ब्लाइटॉक्स और बेविस्टिन का यूज़ किया जा सकता है। फिजोरियम विल्ट को कंट्रोल करने के लिए लॉन्ग टर्म क्रॉप रोटेशन या फिर सीड ट्रीटमेंट और ड्रेंचिंग ऑफ सॉइल की जा सकती है। देन फ्रूट रॉट के लिए सीड ट्रीटमेंट और फ्लड इरीगेशन को अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। देयर आफ्टर कॉलर रॉट, जो कि कॉलर रीजन कुकुरबिट्स को अफेक्ट करेगी, उसके लिए सीड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। एंगुलर लीफ स्पॉट के लिए मर्क्यूलर क्लोराइड के साथ सीड की ट्रीटमेंट की जा सकती है फॉर 5 to 10 minutes। देन हेयर आर द सिम्टम्स ऑफ डाउनी मिल्ड्यू, देन पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी लाइक पैचेस, देन एंथ्राक्नोज, एंगुलर लीफ स्पॉट्स। देन पाउडरी मिल्ड्यू में जो लोअर लीफ सरफेस होगा और अपर सरफेस लीफ होगा वो इस तरह से स्पॉटिंग शो करेगा, क्लोरोटिक स्पॉट्स। देन फिजेरियम विल्ट, जिसकी वजह से पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो विल्ट कर जाएगी। देन एंगुलर लीफ स्पॉट और जो फ्रूट रॉट है फाइटोप्थोरा कैप्सिसी की वजह से कुकुरबिट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि वाटरमेलन। देन यहाँ मस्क मेलन में आप देख सकते हैं। देयर आफ्टर इन कुकुम्बर एंड स्क्वैश में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है इंडियन ओरिजिन की। तो यहाँ पे एंगुलर लीफ स्पॉट में इस तरह के एंगुलर लीफ स्पॉटिंग देखने को मिलेगी कुकुरबिट्स में। देन अबाउट द अनदर सिम्टम्स और साइंस ऑफ डिजीजेस, एंगुलर लीफ स्पॉट, here are the leaf spots of alternaria leaf blight and downy mildew। देन वायरल डिजीजेस, जैसे कि कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस जो कि ट्रांसमिट होता है एफिड से। देन पम्पकिन येलो वेन मोज़ाइक वायरस जो कि ट्रांसमिट रहता है वाइट फ्लाई से। तो यहाँ पे वाइट फ्लाई और कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस और एफिड से होने वाले सिम्टम्स को बताया गया है कि किस तरह से जो है वो क्रॉप्स अफेक्ट होंगी। देन इंसेक्ट पेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है रेड पम्पकिन बिटल, एपिलेक्ना और हार्डा बिटल एंड फ्रूट फ्लाई एंड देन एफिड्स। सो हेयर आर सम कंट्रोल मेजर्स और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो कि यूज़ की जा सकती हैं अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट। सो दिस इज़ द फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाइट्स के जो मैगेट्स रहते हैं वो हैच करने के बाद फीड करेंगे फ्रूट्स की पल्प के ऊपर, जो कि बहुत ही अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। यानी कि इस तरह के फ्रूट्स जो हैं वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहेंगे अगर कोई भी कंजप्ट कर रहा है उन्हें। जो फ्लाइज हैं वो एक्टिव रहती हैं हॉट पीरियड में, एंड जो प्यूपा रहते हैं और अडल्ट हैं वो कोल्ड मंथ्स में हाइबरनेट करते हैं। मैनेजमेंट, जो कि फ्रूट फ्लाई की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्लीन कल्टीवेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जितने भी जो फालन फ्रूट्स रहेंगे, इन्फेस्टेड फ्रूट्स रहेंगे, उन्हें प्रॉपर्ली रिमूव किया जाए और डिस्ट्रक्ट किया जाए सो दैट कि जो पेस्ट की इंटेंसिटी है वो कम हो पर्टिकुलर सीजन में। देन ट्रैप क्रॉप्स, जैसे कि 2 से 3 क्रोस मेज की अगर ट्रैप क्रॉप की तरह प्लांट की जाए तो कुकुरबिट्स के जो फील्ड हैं उन्हें फ्रूट फ्लाई के अटैक से बचाया जा सकता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। देन यूज़ ऑफ फेरोमोन ट्रैप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेस्ट की पॉपुलेशन को मॉनिटर करने के लिए। देन कुछ कवर क्रॉप्स का यूज़ किया जा सकता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जा सकता है सो दैट कि जो अडल्ट्स हैं उन्हें उनकी जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ की जा सके। देन एपिलेकिना बिटल, एपिलेकिना बिटल जो है लीफ टिश्यूज़ के जो बिटवीन द वेन्स हैं वहाँ पे फीड करेंगे, एंड जो लीव्स रहेंगी वो कम्प्लीटली स्ट्राइप्ड रहेंगी मिड वेन से। सो इस तरह के जो फ्रूट्स रहते हैं वो अनफिट हैं फ्रूट ईटिंग के लिए। तो मैनेजमेंट है, सबसे पहले हैंड पिकिंग की जाए, डिस्ट्रक्शन की जाए जितने भी एग्स, स्क्रब्स या अडल्ट बिटल्स रहते हैं। देन इंसेक्टिसाइडल की जो एप्लीकेशन है वो अवॉइड करनी है
अगर पॉपुलेशन बिटल्स की 2 बिटल पर प्लांट देखने को मिल रहे हैं तो या फिर तब हमने इंसेक्टिसाइड को नहीं यूज़ करना। अगर इससे ज़्यादा हमें बिटल्स पर प्लांट देखने को पाए जा रहे हैं तभी हम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन की अप्रोच करेंगे, जिसमें हम फोलियर स्प्रे करेंगे मैलाथियन का, कार्बोरिल और एंडोसल्फान का टू चेक द पेस्ट पॉपुलेशन। देन रेड पंपकिन बिटल के जो अडल्ट्स हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं डैमेज के लिए, और ये अटैक करेंगे लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। हैवी इन्फेस्टेशन की वजह से जो सोइंग है रिसोइंग भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो लार्वे होते हैं रेड पंपकिन बिटल के वो सॉइल में सरवाइव करते हैं और जो रूट्स के ऊपर फीड करेंगे तो जितने भी फ्रूट्स और लीव्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे जब भी वो कांटेक्ट में रहेंगे सॉइल के। तो मैनेजमेंट है, जितने भी कलेक्शन या डिस्ट्रक्शन बिटल की इम्पॉर्टेंट है अर्ली स्टेजेस में, और बर्निंग प्रिवेंटिव मेजर है, बर्निंग ऑफ ओल्ड क्रॉप, प्लोइंग, हैरोइंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अडल्ट्स, कर्ब्स एंड प्यूपे। देन मैलाथियन की जो स्प्रे कर सकते हैं हम 0.05% की कंसंट्रेशन के साथ, जो कि बहुत सेटिस्फैक्टरी स्प्रे है टू कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन। So this is all about the cucurbitaceous crops regarding their agronomic practices. Thank you everyone.